हेलो एवरीवन। ये लेक्चर 2 है इंडियन इकॉनमी का और मैं अरुण रैना। तो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास ही अवेलेबल रिसोर्सेज हो, जितने रिसोर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसमें ही हमें वेल डिफाइंड एक अच्छी ज़िंदगी जो जीनी है, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग वेल डिफाइंड गोल्स बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो आपको पता है यूएसए वगैरह बाहर वाली कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ है, वहाँ पे नेशनल प्लानिंग नहीं हुआ करती थी। वहाँ पे क्या हुआ था, कैपिटलिस्ट सीधे प्राइवेट ही सब कुछ डिसाइड करते थे, मार्केट ही सब कुछ डिसाइड करती थी। वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल कुछ नहीं होता था। लेकिन नेशनल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले नेशनल प्लानिंग की बात की थी सोवियत यूनियन ने। तो पहला सोवियत यूनियन प्लान आता है, सोवियत प्लान आता है 1928 में, और 5 साल चलता है। यूएसए हो गया, जहाँ यूनाइटेड किंगडम हो गया, वहाँ पे नेशनल प्लानिंग का कुछ पता ही नहीं था 1930s तक। वहाँ पे 1929 में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है, जिसके कारण बहुत सारी वहाँ की बैंक्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। जिसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होना चाहिए। हमारे देश में, हमारी इंडिया में पहला प्लान आता है विश्वेश्वराय प्लान। तो अगर कोई पूछे कि प्लानिंग फॉर इंडिया की सबसे पहले किसने कहा था प्लानिंग होनी चाहिए इंडिया में, तो वो थे एम विश्वेश्वराय। ये एक सिविल इंजीनियर थे और दीवान भी रह चुके थे मैसूर के। एम विश्वेश्वराय वाज द फर्स्ट टू एडवोकेट द आइडिया ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया। इसने अपनी फेमस बुक एक लिखी है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी हुई है? वो लिखी है विश्वेश्वराय ने। कब पब्लिश हुई? 1934 में। इसने 10 ईयर का प्लान दिया, 10 ईयर में का प्लान दिया, और ये वादा किया कि अगर इस प्लान को फॉलो करोगे तो इकॉनमी जो है, इनकम जो है लोगों की, वो डबल हो जाएगी, कंट्री की इनकम डबल हो जाएगी। इसने मेन किस पे जोर दिया? इसने ज़्यादा जोर दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इसने कहा कि हमें एग्रीकल्चर को छोड़ के, जो हमारी कंट्री में पहले एग्रीकल्चर हुआ करती थी, उसको छोड़ के इंडस्ट्रीज़ पे काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम भी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। नेक्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड आता है फिक्की प्रपोजल। फिक्की को क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये भी बोलते हैं, ये ऐसे कैपिटलिस्ट सोच थी इनकी, इनकी प्राइवेटाइजेशन वाली सोच थी। लेकिन 1934 में इनको भी पता चल जाता है, जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया होता है यूएसए और यूके में, इनको भी पता चल जाता है कि नेशनल प्लानिंग की बहुत ही अर्जेंट नीड है। फिक्की के बारे में पढ़ते हैं हम। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसके एडवाइस पे इस्टेब्लिश हुआ था? किसने कहा था कि ऐसा होना चाहिए एक इंस्टीट्यूट? महात्मा गांधी ने। फाउंडर कौन थे इसके? जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। इसके फाउंडर थे जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ये सबसे बड़ी, जिस तरह से देखो कोर्ट्स में, इंडिया की कोर्ट्स में सबसे बड़ी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी कौन है? फिक्की। तो ये लार्जेस्ट है, ओल्डेस्ट है, और अपेक्स बोलते हैं एट द टॉप मोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। हेड क्वार्टर फिक्की का कहाँ है? न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट कौन है इसकी? संगीता रेड्डी। और सीईओ है ये, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर ई है, पवन कुमार अग्रवाल है। नेक्स्ट आ जाता है एन इकोनॉम लेजर्स फेयर। क्या होता है? लेजर्स फेयर होता है, जैसे वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है ना, यूएसए वगैरह, वहाँ पे होता है, जहाँ पे प्राइवेट पार्टीज में, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है किसकी? गवर्नमेंट की। ठीक है, कुछ an economic system in which transaction between private parties are absent of any form of government intervention such as regulation, privileges, imperialism, tariff और subsidies। कुछ नहीं लेन देन है प्राइवेट पार्टीज को।
नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन कब आता है इंडिया में? ये 1950 में आता है, 15 मार्च 1950 में आता है और ख़त्म हो गया है ये। अब इसकी जगह नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये ख़त्म हो चुका है कब से? 17 अगस्त 2014 से। ये एक नॉन स्टैचूटरी बॉडी थी। नॉन स्टैचूटरी बॉडी होती है, कोई भी इसको पार्लियामेंट से पास कराने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल ये एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी मर्जी से बना देती है। तो ये प्लानिंग कमीशन एक नॉन स्टैचूटरी बॉडी थी जिसको एग्जीक्यूटिव्स ने बनाया था, गवर्नमेंट ने। कब बनाया था? 1950 में। कब ख़त्म हो गई ये? 17 अगस्त 2014 में। इसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। नीति आयोग क्या हो गई? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये प्लानिंग कमीशन 2014 में तो ख़त्म हो गई, उससे पहले इसके कितने प्लान्स थे? 12 5 ईयर प्लान्स थे 1951 से लेके 2014 तक। बीच में प्लान हॉलीडेज आते हैं 1966 से 69। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमारी वार्स हुई होती हैं चाइना के साथ 1962 में, 65 में पाकिस्तान के साथ। तो हमारी इतनी अच्छी हालत नहीं होती कि हम कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को सोचे। और वन रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान, जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, पहले तो कांग्रेस थी, उन्होंने बनाया था प्लानिंग कमीशन। पहली बार जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है 1978 में, 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, वो प्रेसिडेंट बन के आते हैं। ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। इन्होंने नाम चेंज करने के लिए इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे ऐसे, प्लानिंग इतनी देर की होती है, लास्ट में बेनिफिट होता नहीं है, हम इसको सिंपल लिखेंगे रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान आता है 1978 से 80 तक, और फिर 2 एनुअल प्लान्स आते हैं 1990 से 92। इस टाइम भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती, हमारे पास फॉरेक्स बड़ा कम हो गया था, जिसके कारण ही फिर 1991 में आपको याद होगा एलपीजी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जाती। इन ईयर्स में भी हमारी ये कंडीशन नहीं थी कि हम फ्यूचर की कुछ प्लानिंग कर सके, प्रेजेंट को देखना ज़रूरी था। नेक्स्ट, ये फेमस पर्सनालिटी प्रोफेसर पीसी महालोनोबिस, ये इंपॉर्टेंट मेंबर हैं फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1951 से 1956 तक, उसके इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। प्रोफेसर पीसी महालोनोबिस को हम फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स भी कहते हैं। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे आता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 29 जून को। ठीक है, तो अभी तक हमारे ये पहले टॉपिक था, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली अच्छे से यूटिलाइज करना है। फर्स्ट टाइम नेशनल प्लानिंग की बात किसने की थी? सोवियत यूनियन ने। फर्स्ट सोवियत यूनियन प्लान कब आता है? 1928, और 5 साल के लिए। इस टाइम तक यूरोप को और अमेरिका को कोई नॉलेज नहीं था नेशनल प्लानिंग का। ठीक है, वहाँ पे तो ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 में, जहाँ पे बहुत सारे बैंक फेल हो जाते हैं। उसके बाद ही वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और बड़े सारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट ईस्ट यूरोप के इकोनॉमिक्स वहाँ यूके और यूएसए में जाके प्रचार करते हैं उस चीज़ का। नेक्स्ट है विश्वेश्वराय प्लान। विश्वेश्वराय प्लान क्या था? ये पहला प्लान था जिसने इंडिया में प्लानिंग की बात की थी। इसने एक फेमस बुक लिखी है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसको पब्लिश किया ना। उसमें बात की थी कि 10 ईयर का प्लान, उससे क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगी इनकम। क्या करना है? किस पे फोकस करना है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से, एग्रीकल्चर को छोड़ के। दूसरा बड़ा हमने फिक्की प्रपोजल। फिक्की जो है एक लीडिंग बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कैपिटलिस्ट के लिए, लेकिन इसने भी 1934 में कहा कि एक सीरियस नीड पड़ चुकी है नेशनल प्लानिंग की। नेक्स्ट, फिक्की का कब बनती है? फिक्की बनती है 1927 में। किसको, कौन कहता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था। फाउंडर कौन है फिक्की के? जी.डी. बिरला एंड परसोत्तम दास ठाकुरदास। ये जिस तरह से अगर हम कोर्ट्स में बात करें तो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह से अगर हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये अपेक्स और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी, और सीईओ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर हैं पवन कुमार अग्रवाल। लेज़र फेयर क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन कर देना और गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं रखना।
प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब बनाया जाता है? ये 15 मार्च 1950 में बनाया जाता है और कब ख़त्म हो जाता है? 17 अगस्त 2014 में। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कोई भी बिल एक्ट वगैरह नहीं पास करना, पार्लियामेंट से पास नहीं करना, जो गवर्नमेंट है वही बैठी और उन्होंने फॉर्म कर लिया। इसको 2014 में जब ये डिज़ोल्व होती है, इसको रिप्लेस करके आती है कौन? नीति आयोग। नीति आयोग में टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब पूरा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन इन इंडिया कितने प्लान बनाए थे? 5-5 साल के 12 प्लान थे और प्लान हॉलीडे रही थी बीच में 1966 से 69। वो क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमने चाइना के साथ वार लड़ी हुई थी और 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ, जिसके कारण हमारी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते थे। कुछ एक रोलिंग प्लान आता है। अब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बन के आती है 1978 में, कौन सी? जनता पार्टी। जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फिर कौन? मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और मोरारजी देसाई कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आल्सो मेंशन विच इज़ द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद 2 एनुअल प्लान्स आते हैं 1990 से 92 तक। एनुअल प्लान्स इस टाइम पे भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। फॉरेन रिजर्व हमारे पास बहुत कम था, जिसके बाद आपको याद होगा 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट ये है फेमस पर्सनालिटी फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स, प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे आता है 29 जून को और बर्थ एनिवर्सरी पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में देखें, पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्लानिंग कमीशन करती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो डिफेंस प्लान्स हैं दे आर स्टिल इन प्रोग्रेस। ख़त्म कौन से प्लान्स हुए हैं? इकोनॉमिकल प्लान हुए हैं। डिफेंस प्लान वैसे ही बनते हैं 5-5 साल के। 2017 से 22 तक प्लान बना हुआ है डिफेंस प्लान। तो नेक्स्ट है कि ये जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं इनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। दूसरा असर्शन कहता है कि इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ही कौन से प्लान्स को देखती है? डेवलपमेंट प्लान्स को। दूसरा है इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है ये यूनियन लिस्ट और 7th शेड्यूल में आती है, इसलिए क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में आती है। तो आपको याद हो कि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉन्करेंट लिस्ट में आती है 7 शेड्यूल के। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अगर कॉन्करेंट लिस्ट है तो उस पर लॉ कौन बना सकता है? सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। इसका मतलब ये भी गलत है। तो कौन सा ए करेक्ट है? बी अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए करेक्ट है बट आर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, करेक्ट ही नहीं है। ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, वो भी कोई भी करेक्ट नहीं है। बोथ आर ए एंड आर इनकरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में देख लो, आंसर इसका डी आ गया। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कॉन्कोनेंट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल का, इसलिए बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ज़्यादा पावर किसके पास रहेगी इस पे लॉ बनाने की? क्योंकि सेंटर और स्टेट में से सुप्रीम तो सेंटर ही आएगा, तो सेंटर की रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेट बना नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रोइंग इकोनॉमी इज़ वन। ग्रोइंग इकोनॉमी क्या होती है? राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस, राइजिंग जीएनपी एट करंट प्राइस या कांस्टेंट जीएनपी एट करंट कांस्टेंट प्राइस? ध्यान से समझना, राइजिंग जीएनपी। तो पहले हम रिवाइज करते हैं जीएनपी क्या होता है। पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा। हमारे जितने भी नॉर्मल रेजिस्टेंट हैं, जितने भी हमारे लोग हैं जिनके पास यहाँ की सिटीजनशिप है इंडिया की, वो जितना भी गुड्स एंड सर्विस से मनी प्रोड्यूस करते हैं उसको एक साल में, उसको कहते हैं जीएनपी। जीएनपी इज़ द मोनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिस्टेंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए इसको क्या भी कहते हैं? रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं। और होती क्या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस? इसमें सिर्फ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस कौन सा लेना है? कौन सा प्राइस कांस्टेंट? अगर आज की बात करें, इस साल 2000, इस साल को भूल जाओ कोरोना की वजह से, ठीक है, 2020 को छोड़ो, 2019 का हमें नेशनल इनकम निकालनी है। ठीक है, तो हम किसको बेस ईयर मान के चलेंगे? बेस ईयर हम मान के चलेंगे 2011-12 को।
ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब ये जो चीज़ है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ये सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब नेचुरली है, अगर हम देखें नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइड में डिस्कस करते हैं उसको अच्छे से। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इसमें ऊपर लिख देना नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, तो इसको नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईयर एट करंट प्राइस, जैसे अगर हमारे 2019 की नेशनल इनकम निकालनी है करंट प्राइस पे, तो वो क्या निकलेगी, कितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए और करंट प्राइस पे, ठीक है, उसके प्राइस पे। तो इसका मतलब है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज और प्राइस पे। अब सिंपल सी बात है, अगर हम एक ग्रोइंग इकॉनमी की बात करें तो 2019 में और 2018 के कंपैरिजन में प्राइस तो ज़्यादा होगा ही होगा। अगर वो उतने ही गुड्स और एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जितने कि उन्होंने 2018 में किए होंगे, तो नेचुरली है कि उनकी नेशनल इनकम क्या होगी, ग्रो ही करेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। अगर प्राइस बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है, प्राइस और गुड्स एंड सर्विस दोनों पे डिपेंड करता है। गुड्स एंड सर्विसेज उतने, पिछले साल मान लो 2018 में 10 चीज़ें बनाई थी, इस साल भी 10 ही बनाई हैं 2019 में, तो क्या रहेगा, प्राइस बढ़ जाएगा, हम बोलेंगे इकॉनमी ग्रो कर रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। तो आपको पता चल गया ना, कांस्टेंट प्राइस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गुड्स पे भी, सर्विसेज पे भी और प्राइस पे भी। तो अगर 2018 में 10 चीज़ें बनाई थी, 2019 में भी 10 चीज़ें बनाई हुई हैं, तो प्राइस तो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, प्राइस बढ़ गया तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस भी बढ़ गया। लेकिन क्या ये एक ग्रोइंग इकॉनमी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने पिछले साल से ज़्यादा प्रोडक्शन थोड़ी की। लेकिन अगर नेशनल इनकम एट हम कांस्टेंट प्राइस पे थे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो अगर 2018 में, वो प्राइस को नहीं देखती, 2018 में 10 गुड्स बनाए, 2018 में, 2019 में भी 10 गुड्स बढ़ाए, तो ग्रो की इकॉनमी, ग्रोइंग इकॉनमी नहीं हुई ना। तो क्या करना पड़ेगा ग्रो करने के लिए, 10 से एक ज़्यादा 11-12 बनाएंगे तो तभी होगा। तो इसलिए जो ग्रोइंग इकॉनमी है उसमें ये नहीं है, प्राइस तो नेचुरली इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ेगा, वो तो डिपेंड ही नहीं करता है ग्रोइंग इकॉनमी पे। तो ग्रोइंग इकॉनमी पे क्या प्राइस डिपेंड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा पर प्रोड्यूस करने। थैंक